सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप राजभर और आज का ये जो टॉपिक है ये है पार्ट 4 ऑफ सेबी एलओडीआर। पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। पार्ट 1, 2, 3। पार्ट 1 के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक पूरा चैप्टर का ओवरव्यू देखा था कि इस चैप्टर में क्या क्या है। पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था कुछ कंप्लायंस के बारे में। वन टाइम कंप्लायंस थे, उसके अंदर इवेंट वाइज कंप्लायंस वन टाइम कंप्लायंस थे, क्वार्टरली कंप्लायंस, हाफ ईयरली कंप्लायंस और एनुअली कंप्लायंस। ये 4 कंप्लायंस के बारे में डिस्कस किया है। और थर्ड लास्ट वीडियो जो इसके पहले जस्ट वीडियो जो अपलोड हुआ है उसके अंदर हमने इवेंट वाइज कंप्लायंस, इवेंट बेस्ड कंप्लायंस को डिस्कस किया है पूरे के पूरे पोर्शन में। अब हम लोग का जो पोर्शन आने वाला है, फोर्थ जो पार्ट है आज का, ये जो पार्ट है आज के पार्ट हम डिस्कस करने वाले कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अंडर सेबी एलओडीआर। अब जैसे ही कंपनी को लिस्ट करने जाते हो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन करना होगा, जो कि सेबी लोडर के अंदर मैंडेटरी किया गया है। ठीक है, इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है। कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिनको एग्जाम किया जाता है कि भाई देखो तुम छोटी कंपनी हो, अब छोटी कंपनी है तो माफ़ कर देते हैं, इतना स्ट्रिक्ट कंप्लायंस भी रेगुलेशन 17 टू रेगुलेशन 27 है। ये जो रेगुलेशन देखेंगे ना, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कंप्लायंस वाला पोर्शन आएगा। अब इतना स्ट्रिक्ट कंप्लायंस सब तो नहीं कर सकते ना, थोड़ा तो कुछ लोगों को रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, तो इसलिए कुछ लोगों को रिलैक्सेशन भी दिया गया इसके अंदर। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। एंड एक चीज़, आपको ये सारा वीडियो कैसे मिलेगा, आपको सारा वीडियो प्लेलिस्ट एक मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एक प्लेलिस्ट का कॉलम आता है, वहाँ पे आपको सेबी लोडर बोलकर या फिर चैप्टर 5 बोलकर ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है एकदम सीक्वेंस में पुट किया हुआ रहेगा। आप आराम से वहाँ से एक एक वीडियो करके पूरा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर ये सारा कुछ के बाद एक हमारा स्पेशल वीडियो होने वाला है जिसके अंदर हम लोग सेबी का जो मैनुअल होने वाला है उससे हम लोग पूरा का पूरा एक्चुअली जो बेयर एक्ट का लैंग्वेज है वो हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे। एंड इसके बाद हम एक लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे और फिर चेक करेंगे क्या ये सारा कुछ रियली में एप्लीकेबल होता है, जो चीज़ हम लोग सेबी लोडर में पढ़ रहे हैं क्या वो सारा कुछ कंप्लाई होता भी है या नहीं। ओके, सो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा इसी चैनल के थ्रू, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। एंड वीडियो पसंद तो लाइक कर देना एंड कमेंट जरूर करना जो भी डाउट हो, और मेरे कोई भी क्वेश्चन के लिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब देखो जैसे ही कंपनी लिस्ट हो गई ना, लिस्ट होने का मतलब है कंपनी को कुछ चीज़ के लिए कंप्लायंस करना बहुत ज़रूरी आ जाता है। सबसे पहले बोर्ड का कंपोजिशन। ये बोर्ड का कंपोजिशन को लेकर सेबी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। रीज़न, आप कंपनी लिस्ट कर रहे हो स्टॉक एक्सचेंज पे, अब कंपनी जैसे ही लिस्ट करोगे अब कंपनी के कितने हज़ारों लाखों शेयर होल्डर होने वाले हैं, राइट। तो अब कितने शेयर इशू करोगे आपको भी नहीं पता, मतलब हज़ारों लाखों शेयर होल्डर होने वाले कंपनी के पास। अब इतने हज़ारों लाखों शेयर होल्डर आपके पास होंगे सर, और आपके जो डायरेक्ट मतलब जो बोर्ड का जो कंपोजिशन है, बोर्ड में सारे के सारे रिलेटिव लोग भरे हुए हैं। कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो बोर्ड मतलब कंपनी के लूप होल्स के बारे में बताए या फिर कंपनी के स्टेक होल्डर के बारे में सोचे, शेयर होल्डर्स के बारे में सोचे, कोई है ही नहीं। सिर्फ सब प्रॉफिट के पीछे भागने वाले लोग हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो उतने लाखों लोग किस भरोसे पे पैसा लगाएंगे, उनका पैसा कभी भी घोटाला हो सकता है, कभी भी फ्रॉड हो सकता है उनके साथ, राइट। तो इतना हज़ारों करोड़ों रुपया जो लगता है, अब ये पैसा ना फ्रॉड हो, इसके साथ कोई घोटाला ना हो, कुछ स्कैम ना हो जाए, इसीलिए बोर्ड का कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब बोर्ड का कंपोजिशन बोलते हैं ना, तो बोर्ड की कंपोजिशन में ना इंडिपेंडेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है बोर्ड के कंपोजिशन के अंदर। इसके अंदर देखो, बोर्ड के अंदर 2 लोग होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, जो कंपनी के एक्चुअल जो एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब वो होते हैं जो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बोर्ड मीटिंग में आते हैं, कंपनी के मीटिंग्स वगैरह में आते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, बस यही सब काम करते हैं, दैट इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो अगर ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जब कंपनी के बोर्ड मीटिंग में सिर्फ डिसीजन में हेल्प कर रहा है, कंपनी के इंटरनल मैटर्स को नहीं देखते, मतलब तो नहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा कमांड नहीं है कंपनी के ऊपर, मतलब ज़्यादा कुछ खा नहीं सकते, ज़्यादा कुछ लॉस नहीं करवा सकते हैं, है ना। ऐसा लोग शेयर होल्डर के बारे में ज़्यादा सोचेगा क्योंकि इनका खुद का ज़्यादा स्टेक रहता नहीं है, खुद का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का तो बहुत ज़्यादा शेयर्स इसी कंपनी का है ना, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का शेयर्स ज़्यादा नहीं रहता है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भाई वो तो कभी कभी इंडिपेंडेंट ज़्यादातर होते हैं। तो अब ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है, बोर्ड मतलब इंटरेस्ट इसका कम रहता है, तो ये कम मतलब क्या नाम है, अनबायस्ड डिसीजन दे पाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि सर आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो बोल रहे हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में क्या अंतर है। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए ना कुछ क्राइटेरिया दिया गया सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 के अंदर। ओके, और सीबी भी कुछ क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब करता है। ये अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहे जाओगे, इफ यू आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर।
लेकिन अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते हो फिर भी आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कंसिडर किए जा सकते हो। ओके, एन एग्जाम्पल, एक नॉमिनी डायरेक्टर, क्या वो कंपनी का एग्जीक्यूटिव है? नहीं। क्या वो तो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एक्शंस लेता है, राइट? वो कंपनी के डे टू डे एक्शन में काम नहीं करता है, भले उसके वो 149(6) का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता है, बट फिर भी वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाएगा, राइट? तो चलिए, तो बोर्ड के कंपोजिशन में हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट यही देखना है कि एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट, इनकी क्राइटेरिया को भी हम लोग चेक करेंगे। आ जाइए, ये देख लो आगे हमारा कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिल गया। बोर्ड के अंदर ऑप्टिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए और एटलीस्ट 1 वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए। सेक्शन 149 के अंदर बोला गया है, 149, इसी के अंदर बोला गया है कि एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर चाहिए। अगर आपके पास पेड अप शेयर कैपिटल, एवरी लिस्टेड कंपनी में तो मैंडेटरी है, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर ये 300 करोड़ है और ये 100 करोड़ है, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो आपको एक वुमन डायरेक्टर रखना पड़ेगा, राइट? अब इसके बाद लिस्टेड कंपनी के लिए तो मैंडेटरी है, हर लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, एक एटलीस्ट 1 वुमन डायरेक्टर होना चाहिए आपके पास। क्लियर? नेक्स्ट, अब हमारे पास दो चीज़ मिला हमको, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इस वर्ड का क्या मतलब बनता है? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन से क्या समझते हैं हम? एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का। अब अच्छा कॉम्बिनेशन किसको हम अच्छा मानेंगे? समस्या यहाँ आता है। तो इसके लिए भी सेबी बोलता है कि देखो, अगर इफ इनकेस चेयरमैन, अगर चेयरपर्सन जो है, चेयरमैन जो है वो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। चेयरमैन कौन है? कंपनी का आदमी है। चेयरमैन कंपनी का आदमी है, तो फिर कम से कम भैया 50% को आप आईडी लेके आओ, 50% नॉन एग्जीक्यूटिव लेके आओ। ओके, मतलब चेयरमैन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर चेयरमैन क्या है? एग्जीक्यूटिव है। चेयरमैन कौन है? एग्जीक्यूटिव, ठीक है? चेयरमैन कंपनी का आदमी है, तो ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव को लेके आओ, ताकि ज़्यादा लोग नॉन एग्जीक्यूटिव रहेंगे तो उनका रोल जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट काम कर पाएंगे, वो कुछ भी डिसीजन ले पाएंगे, कुछ भी काम कर पाएंगे। वरना चेयरमैन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव, देखो चेयरमैन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 से काम चल जाएगा, सफिशियंट है 1/3। अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है तो 50% चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन ही नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 नॉन एग्जीक्यूटिव लेके आओ, 1/3 इंडिपेंडेंट लेके आओ, चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 से काम हो जाएगा। क्लियर? इन केस लिस्टेड एंटिटी डज नॉट हैव अ रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, अगर कंपनी के पास कोई नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ही नहीं, मतलब रेगुलर नहीं है, ठीक है, इन दैट केस फिर से अगर नहीं है तो भैया 50% को लेकर हाफ ऑफ द बोर्ड शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हाफ 50% शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, मतलब जो कंपनी के ना हो। अब जब कंपनी के नहीं होंगे तो कंपनी के फेवर, वो शेयर होल्डर्स के बारे में सोचेंगे, वो अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेंगे। बेसिकली होता क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सैलरी वैलरी नहीं मिलता है, उनको सिटिंग फीस मिलता है। तो अब जब उनको सिटिंग फीस मिल रहा है तो वो तो अपना बोर्ड, अपना अनबायस्ड डिसीजन देंगे, है ना? फिर यहाँ पे भी सेम चीज़ बोला गया, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन इज ए प्रमोटर, अगर जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है वो खुद ही एक प्रमोटर निकल गया, मतलब आप नॉन एग्जीक्यूटिव को बैठाए हो लेकिन वही पता चला रहे ये तो वही प्रमोटर है, वो गंगाधर ही शक्तिमान निकल गया, राइट? रिलेटेड टू द प्रमोटर और अ पर्सन ऑक्युपाइंग मैनेजर, या फिर जो पर्सन को आप लेके आ रहे हो वो कोई हाई फाई पोजीशन लेके बैठा हुआ है, 1 लेवल बिलो द मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ, एक लेवल बिलो द जो बोर्ड का सेकंड लेवल होता है ना, उसको भी हम लोग सीनियर मैनेजमेंट बोलते हैं। अब वो भी उसमें से किसी एक को पकड़ के हम बैठा दिया अपने चेयरमैन के रूप में, तो भैया अगर ऐसा कुछ भी है ना, मतलब कंपनी का लोग है चेयरमैन की जगह पे, तो 50% इंडिपेंडेंट को लेकर आओ। कंपनी का लोग अगर चेयरमैन नहीं है तो 1/3 से काम चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कंपनी का लोग अगर चेयरमैन है, कंपनी का ही आदमी चेयरमैन है तो 50%, ज़्यादा लोग होने चाहिए, अननोन ज़्यादा लोग चाहिए। अगर कंपनी के लोग चेयरमैन नहीं हैं तो 1/3 से काम चल जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद बोला गया है, एक पर्सन, जो हम लोग कंपनी एक्ट के अंदर भी देखे थे, एक पर्सन अगर 75 ईयर से ज़्यादा का है तो उसको आप अपॉइंट नहीं कर सकते एज ए डायरेक्टर, अनलेस SR इन GM पास कर लो। अब SR इन GM में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दोगे कि भैया हम क्यों अपॉइंट करना चाहते हैं, क्या रीज़न क्या है उसको अपॉइंट करने का, है ना? ये सब बात आप उसको बताओगे। 1 अप्रैल 2022 से, क्या बोला गया, 1 अप्रैल 2022, अभी 2021 चल रहा है, अगले साल 2022 से टॉप 500 लिस्टेड कंपनियों के पास क्या होने चाहिए? टॉप
500 लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट जो चेयर पर्सन होना चाहिए बोर्ड का ना, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, और वो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो किसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए भैया आपका। कब से? 1 अप्रैल 2022 से, अभी का नहीं बोला गया, अभी जो भी चेयरमैन जैसा है कोई दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल 2022 मतलब अगले साल 1 अप्रैल से जो चेयरमैन, जो अपने कंपनी का चेयरमैन है, उन सभी को नॉन एग्जीक्यूटिव की जगह बैठाना होगा। अगर आप कंपनी के रिलेटेड है तो आपको जगह छोड़ना होगा। क्लियर? तो चेयरमैन कौन हो जाना चाहिए भैया? सारे टॉप 500 के लिए, सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बोला गया, छोटी कंपनियों का नहीं बात कर रहा, सिर्फ 500, टॉप 500, और भी मार्केट कैपिटलाइजेशन की सबसे, मतलब समझो रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हो जाएंगी इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ टॉप 1000 टेस्टेड एंटिटी। पहले किसको देखे थे? टॉप 500 लिस्टेड कंपनी। कितनी? 500 के लिए बोला था भैया कि आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठाओ चेयरपर्सन के रूप में। अब बोला गया है टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी। कितनी? 1000। ये 2019 वाला था जो कि खत्म हो चुका है, 2021 आ गया है। 2020 से देखो क्या बोला गया है, टॉप 2000 के लिए। मतलब अब कौन सा चल रहा है? 2020 वाला चल रहा है। मतलब अब किसी भी टॉप 1000 लिस्टेड जितनी भी एंटिटी है ना, उन सभी के पास एटलीस्ट 6 डायरेक्टर होने चाहिए। कम से कम आपके पास 6 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। क्लियर? क्या बोला गया? फिर से बोल रहा हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी है, जो बड़ी बड़ी 1000 बड़ी बड़ी कंपनियां, जाइंट कंपनियां जो है, उनमें टॉप 1000 जो कंपनी है, कम से कम आप 6 डायरेक्टर होने चाहिए। पहले हमने क्या पढ़ा था कि सेक्शन 149 के अंदर सबसेक्शन 1 में पढ़ा था कि भैया अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर, काम हो गया है ना। 1% कंपनी तो 1 डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर से काम हो जाता था पहले, राइट। अब क्या बोल दिया कि टॉप बड़ी कंपनियों के लिए 6 डायरेक्टर चाहिए कम से कम। ठीक है, नॉट लेस देन मतलब कम से कम, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ये वाले शेयर्स हैं तो भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया को मेंटेन करना होगा। हाफ ऑफ द बोर्ड, ज़्यादातर बोर्ड के 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, स्पेशल जो पावर वाले इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 स्पेशल पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है। 2 स्पेशल पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट? 1 नंबर पॉइंट ये था, 2 नंबर पॉइंट ये था। पहला पॉइंट क्या था स्पेशल पॉइंट? पहला पॉइंट था टॉप 500 लिस्टेड कंपनियों के पास अब 2022 से, अभी से नहीं भैया जी, 2022 से अगले साल से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाएंगे। अगर एक नेक्स्ट क्या पॉइंट पड़ा था? टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी के लिए। किसके लिए? टॉप 1000 के लिए। 2020 से, पिछले साल से ही चल रहा है ये तो। 6 डायरेक्टर हो गया, मिनिमम 6 डायरेक्टर। क्लियर? अब देखो, ये जो मीटिंग ऑफ बोर्ड है सेक्शन 173 वाला पूरा का पूरा पोर्शन है। कम से कम आपको एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग करने होंगे, और मैक्सिमम गैप जो होना चाहिए 120 डेज का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। कोरम कितना होना चाहिए भाई? कोरम के लिए सिंपल सा बोल दिया गया है कि अब कोरम 1/3 ऑफ टोटल लिस्ट, मतलब टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का 1/3 और 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। क्लियर? और जिसमें से एक इंडिपेंडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर ये पॉइंट नहीं था। फॉर कोरम ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ बोर्ड, अब तो टॉप 2000 के लिए हो गया। जो बड़ी बड़ी 2000 कंपनियां ना, जो बड़ी 2000 कंपनियां हैं, उनके लिए उनका कोरम कब माना जाएगा? कोरम है पहला, उनके पास 1/3 और 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। ठीक है, विच एवर इज हायर, हायर देख लो, हायर लिखा हुआ है, विच एवर इज हायर 1/3 और 3 विच एवर इज हायर। ओके सर, प्लस इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो वो आपका कोरम नहीं माना जाएगा। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपको हर बोर्ड मीटिंग में बैठाना पड़ेगा टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी के लिए। बोलिए क्लियर है? ये एक 3 नंबर पॉइंट जो कि हम लोग स्पेशल पॉइंट पढ़े हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब की कंप्लायंस के अंदर क्या ना कि क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे इनको। देखो, कंपनी जब भी अब कंपनी लिस्टेड हुई है तो उसको इंश्योर करना पड़ेगा ना, अपना कंप्लायंस को रिव्यू करता रहना होगा टाइम टू टाइम कि हाँ देखिए हम सारा कंप्लायंस करते हैं सर, हम अच्छे लोग हैं, हमारा गंदा गंदा विचार नहीं, हमारा गंदा हाथ में नहीं, हम नॉन कंप्लायंस करते तो हम एक्शन भी लेते हैं। हम ऐसा नहीं है कि नॉन कंप्लायंस करके सो जाते हैं, छोड़ो हो गया, हम एक्शन लेते हैं, हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, हम अपडेट करते हैं अपने आप को। ठीक है, अब वही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह क्या है, परफॉर्मेंस को इवेलुएट, परफॉर्मेंस इवेलुएशन, मिनिमम जो क्या क्या इन्फॉर्मेशन, मिनिमम इन्फॉर्मेशन क्या क्या प्रोवाइड करता है, जो पार्ट है ऑफ शेड्यूल 2 में बताया गया। शेड्यूल आपके सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, बट फिर भी ये सब कुछ हम लोग लास्ट वीडियो में देखेंगे। जिनको एक्सपर्ट नॉलेज, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज चाहिए, इस बुक के अलावा भी नॉलेज चाहिए, वो लास्ट वीडियो तक देखेंगे। अदरवाइज लास्ट वीडियो नहीं देखना है, लास्ट से एक वीडियो पहले तक आप देख लेंगे तो आपको काम हो जाएगा। जितना इस बुक में उतना देख लोगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, नहीं हमको सब कुछ जानना है, तो भैया आपको
लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा, सारा का सारा वीडियो देखना पड़ेगा। एक भी वीडियो छोड़ने का मतलब है आप कुछ घोटाला कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, अब देखो कंपनीज एक्ट में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का प्रोविजन है, बट वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे है कि एक डायरेक्टर, एक नॉर्मल डायरेक्टर के बारे में बात बोला गया है कि वो कितना जगह पे डायरेक्टर बन सकता है, कहाँ, मतलब प्राइवेट कंपनियाँ, पब्लिक कंपनियाँ, इसका क्राइटेरिया को बताया गया। लेकिन सेबी क्या चीज़ से डील करता है, सेबी डील करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से, राइट। हम लोग कंपनीज एक्ट का 165 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेबी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेबी बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से। इससे पहले तक था ना कि आप 8 जगह पे, कितने जगह पे, 8 जगह पे एक साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते थे, अलाउड था। अब वो प्रोविजन हटा दिया गया, अब एक डायरेक्टर घट जाएंगे, आपको एक जगह और छोड़ना पड़ेगा। नॉट मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटी। 1 अप्रैल 2020, इतना खतरनाक साल है ना, मतलब सब चेंजेस यहीं से आए हैं, बहुत खतरनाक साल था ये। तो मोर देन मतलब 7 लिस्टेड एंटिटी में अब एक साथ आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो 1 अप्रैल 2020 से, जो कि पहले कितना था, 8 था, अब 7 हो गया। क्लियर। और अगर एक जगह पे, कहीं भी एक जगह पे, किसी भी एक कंपनी में अगर आप होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं, किसी भी एक कंपनी में अगर आप होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं, तो फिर आप मैक्सिमम 3 ही लिस्टेड एंटिटी में जाके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, बस। अब बोलिए, क्लियर हो गया। क्या बोले यहाँ पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के बारे में। देखो कंपनीज एक्ट के अंदर बोला गया है कि पब्लिक कंपनी है तो भी 10, प्राइवेट कंपनी 10 का आपको मैक्सिमम क्राइटेरिया दिया गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया क्या दिया गया, सेबी एलओडीआर बोलते हैं कि भाई देखो 1 अप्रैल 2020 के बाद, ठीक है, आप मैक्सिमम कितने जगह पे डायरेक्टर बन सकते हो, 7, ठीक है। लेकिन अगर किसी कंपनी में आप होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, तो बस अब 3 ही जगह, वहाँ का एक वो कंपनी और मैक्सिमम 3 कंपनी, बस। अब इतनी ही कंपनी में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, बस हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब आपको आई थिंक यहाँ तक का पॉइंट क्लियर होना चाहिए। बोर्ड कंपोजिशन क्लियर हो गया ना। अब बोर्ड कंपोजिशन को लेकर डाउट नहीं होना चाहिए प्लीज। बोर्ड कंपोजिशन लिस्टिंग रेगुलेशन 17(1), इसके अंदर बोर्ड कंपोजिशन के बारे में बोला गया भाई, बोर्ड के टोटल कंपोजिशन। हम लोग इसी कंपोजिशन में देखे थे ना, एक वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए, राइट। सेक्शन 149 भी बोलता है कि एक वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए अगर बड़ी कंपनी और एवरेज लिस्टेड कंपनियों के लिए। लेकिन इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर का क्राइटेरिया आपने कभी सुना है, इंडिपेंडेंट, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर। ये पॉइंट बहुत खतरनाक है। पहले 500 था, अब लिमिट 1000 हो गया है। अब टॉप 1000 कंपनी के लिए, और वो भी कौन, 1 अप्रैल 2020, फिर से वही साल 1 अप्रैल 2020 से बहुत बहुत घातक चेंजेस आए हैं भाई। 1 अप्रैल 2020 के बाद से कम एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर होने चाहिए। हुआ क्या, रिलायंस कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर थे, उसके अंदर जब क्राइटेरिया उन्होंने देखा कि एक वुमन डायरेक्टर रखना है, तो उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर से एक पर्सन को उठाया, बोला आप इंडिपेंडेंट, आप वुमन डायरेक्टर बन जाओ। एक वुमन को उठा के बना लिया डायरेक्टर। सेबी बोला यार ये क्या बात हुआ, हम तो इंडिपेंडेंट जो क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई करना चाहते थे, और यहाँ पे ये घर के ही लोग को बैठा दिया इंडिपेंडेंट, मतलब वुमन डायरेक्टर बोला गया। तो फिर से भी बोला कि नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा, एक इंडिपेंडेंट पर्सन को लेके आइए। वो जो वुमन डायरेक्टर होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट मतलब ये नहीं कि खुद से कमाती हो, खुद से खाती हो, नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 का जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई करे। पहले वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करके आओ, उसके बाद मानेंगे कि तुम इंडिपेंडेंट हो, और वुमन भी हो तो इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर माना जाएगा तुमको। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी में एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर भी अब होना चाहिए। क्लियर। साइज ऑफ बोर्ड, अब देखो साइज ऑफ बोर्ड के अंदर हम लोग पढ़ लिया, 6 हो गया मिनिमम। नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर। हाफ ऑफ द डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर आपके स्पेशल इक्विटी शेयर वाले हैं तो। मैक्सिमम एज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 75 ईयर्स तक, उसके बाद अगर करना है तो एसआर पास करके लाओ। अब देखो टॉप 500 लिस्टेड के लिए 1 अप्रैल 2022 है, अभी से नहीं है, अगले साल से भी। इसको पहले ना 2020 किया था, 20 ना 21 किया था आई थिंक। फिर उसको अमेंड कर दिया कि नहीं 21 नहीं 2022 से कर देते हैं। अभी छोड़ने का जरूरत नहीं है, जो लोग अभी भी चेयरमैन के रूप में हैं अपने कंपनियों में, उनको छोड़ने का जरूरत नहीं है। 2022 से अपना कुछ जुगाड़ पानी बैठाइए, बाद का सोचा जाएगा। 2022 से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाना होगा, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव को ही चेयरमैन बनाना होगा। और देखिए बोर्ड का मीटिंग देखिए, यहाँ पे 4 मीटिंग होना चाहिए, टाइम गैप वही 1 सेम। कोरम के लिए देखा ना, टॉप कंपनियों के लिए कितना था, अब कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए भैया आपके पास।
मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में हमने देख लिया 7 और 3 का क्राइटेरिया। 1/3 + 1 वुमन डायरेक्टर बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। और अगर ये 2000 में कंपनियां नहीं हैं तो कोरम में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं भी हो तो भी चलेगा, ठीक है, जो हमारा पुराना नॉर्मल सिस्टम था वही चलेगा। कोड ऑफ कंडक्ट इज मैंडेटरी आपकी डेट में, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट छोड़िए अगले चैप्टर में बताएंगे, बता ही देते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट ना इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है कि कंपनी के अंदर कोई कंफ्लिक्ट ना हो, मतलब एक डायरेक्टर का कुछ काम है, इसका कुछ काम है, सब कुछ अच्छे से प्रेस्क्राइब किया रहता है ताकि झमेला झगड़ा ना हो सके उनके बीच में, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कोई स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलता है, वो कंपनी का आदमी नहीं है, ठीक है। उनका परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं हम लोग कि कैसा काम, कौन क्या काम, कैसा काम कर रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में देख लिए। अब ये ऑडिट कमेटी, एनआरसी कमेटी, स्टेक होल्डर कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, इसके बारे में भी हम लोग नीचे पढ़ेंगे। वेट फॉर्मुलेशन ऑफ विजिल मैकेनिज्म के बारे में भी नीचे पढ़ने वाले हैं। सेक्रेटरी ऑडिट, ये सब कुछ अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे। इसके बाद से आगे हम लोग पॉइंट आगे पढ़ेंगे। इसके ऊपर तक हमारा पूरा पॉइंट कवर हो चुका है। आप एक बार बुक में देखो, ये वीडियो पॉज कर लो, अपना बुक खोलो, आराम से पढ़ो। अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज ऊपर तक का पॉइंट क्लियर हो चुका है तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके आराम से देख लो। ओके, आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके देख लिया है। अब एक चीज़, अभी जो हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रॉम दिस प्लेस कहाँ गया, यहाँ से लेकर जो बोर्ड का कंपोजिशन है, कंपोजिशन से लेकर लास्ट पॉइंट यहाँ तक ये सब चीज़ कंप्लायंस करने का ज़रूरत नहीं है। रेगुलेशन 27 तक कंप्लायंस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब इतना पढ़ा लिखा सब बेकार, हाँ बेकार हो जाएगा अगर आपकी कंपनी जो है ना बहुत छोटी लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड तो है, बहुत छोटी लिस्टेड कंपनी, छोटी लिस्टेड कंपनी है, मतलब उसका पेड अप कैपिटल ही 10 करोड़ रुपया। मतलब बताओ कितनी छोटी कंपनी। अब लिस्टेड के नाम पे 10 करोड़ रुपया कोई बड़ा इज्जत नहीं है उसका। नेटवर्थ देखो 25 करोड़ का है, समझ गए। वो कंपनियां जिनका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है, नेटवर्थ 25 करोड़ रुपए से भी कम है, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग मतलब 10 करोड़ भी है तो फंस गया, 10 से कम और ये 25 से कम अगर है तो उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंप्लायंस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस 17 से 27 का कंप्लायंस करने का ज़रूरत नहीं है। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं बनता है कि आपको ऊपर वाला जो कॉमन ऑब्लिगेशन था उसको कंप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, वो आपको कंप्लाई करना है, पहले भी कर रहे थे अभी भी करो। लेकिन जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस था, आपका बोर्ड का जो स्ट्रक्चर हम लोग स्ट्रांग बनाना चाहते थे, वो पहले भी आपको कंप्लाई करना था, अभी भी अब आपको कंप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप छोटी कंपनी है, क्योंकि आप लिस्टेड कंपनी हो भाई, लेकिन छोटी कंपनी है, बहुत छोटी हो, मतलब 10 करोड़ और 25 करोड़ नेटवर्थ है बस। खुद सोचो ना 10 और 25 में क्या ही होगा उसका। या फिर अगर आप एसएमई एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, यार देखो, और बेचारी इतनी मासूम कंपनी है, छोटी सी कंपनी प्यारी सी, एसएमई एक्सचेंज पे लिस्टेड है, इसको भी एग्जाम्पशन दे दिया है कि भाई देखो तुमको भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कंप्लायंस करने का जरूरत नहीं है, उतना हॉरिबल, उतना ज़्यादा कंप्लायंस मत करो, कम भी करोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग चेयरमैन को डिस्कस कर चुके हैं, राइट, ये क्वेश्चन को हटाना होगा, एक सेकेंड। ओके, बोर्ड कमेटी। अब बोर्ड कमेटी बोलते ही इसका मतलब आपका दिमाग में एक ही बात आएगा, सर ये हमको याद आ रहा है। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या, अगर आपके दिमाग में आ रहा है इसका मतलब आप कंपनीज एक्ट अच्छे से पढ़े हैं। ऑडिट कमेटी और एनआरसी कमेटी, राइट, ये दो कमेटी हमने कंपनीज एक्ट के अंदर भी पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ेंगे। देखो ऑडिट कमेटी यहाँ पे भी है, एनआरसी कमेटी यहाँ पे भी है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि दोनों पूरा सेम है, देखो थोड़ा सा चेंजेस है, बहुत ही माइनर चेंजेस हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में पूछेगा आपसे ऑडिट कमेटी जो है एज पर कंपनीज एक्ट और एज पर सेबी क्या है, बता दो। आपको दोनों पॉइंट लिखने होंगे और बहुत माइनर चेंजेस है, और वो माइनर चेंजेस अगर आप नहीं लिखते हो तो यहाँ पे आपको पूरा मार्क्स काट लिया जाता है। तो ऑडिट कमेटी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिमाग के साथ पढ़ना होगा, ये सारी कमेटियों के बारे में बहुत सेंसिटिव दिमाग के साथ, बहुत एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। और इवन एग्जाम में भी जब आप जाओगे ना तो ये रास्ते में देखने वाला टॉपिक है, मतलब जस्ट लास्ट टाइम होता ना कि एक बार देख ले क्या क्या था, ये वो टॉपिक है। आप एग्जाम हॉल में बैठने से पहले एक बार बुक देख सकते हो कि हाँ भाई ये इसमें ये कॉम्बिनेशन कंपोजिशन था, क्योंकि आप घर में पूरा पढ़ के जाओगे और वहाँ जाने के बाद अचानक से दिमाग में आएगा यार ऑडिट कमेटी में ये था कि एनआरसी कमेटी में था। ओके, ये प्रॉब्लम ही क्रिएट होगा।
ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसका दो तरीका, या तो एग्जाम से जस्ट 10 मिनट पहले पढ़ा होना चाहिए, या तो एग्जाम से पहले 10 बार पढ़ा होना चाहिए। अब आप 10 मिनट पहले पढ़ते हो या 10 बार पढ़ते हो, ये आपके ऊपर है। अगर 10 बार पढ़ लेते हो तो भैया आपको फिर वो लाइफ टाइम याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रिवीजन भी होता रहना चाहिए बीच में, ऐसा नहीं कि सर 10 बार पढ़ लिया और कुछ दिमाग में ही नहीं। देखो सबसे पहले कौन कौन सी कमेटियाँ मैंडेटरी, एक तो ऑडिट कमेटी रेगुलेशन 18 बोलता है यहाँ पे, एनआरसी कमेटी रेगुलेशन 19 बोलता है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी रेगुलेशन 20 और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी रेगुलेशन 21। ये 18 से लेकर 21 तक की जो कमेटियाँ हैं ये मैंडेटरी हैं एज पर सेबी। और ये कमेटी बनाना किसके लिए मैंडेटरी है, जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं लेकिन जो 10 करोड़ से कम की हैं, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल या फिर नेटवर्थ जो है 25 से कम है, या फिर एसएमई पे हैं बेचारी, इन लोगों के लिए ये माफ़ी है। इन लोगों के लिए भाई जाओ तुम जी लो अपनी ज़िंदगी, इनको ये सब बनाने का ज़रूरत नहीं है। बाकी सभी लिस्टेड कंपनियों के लिए ये सब बनाना ज़रूरी है। अब आओ देखो कंपोजिशन कितना हॉरिबल दिख रहा है आपको। देखो कंपोजिशन दिख रहा है, आपके बुक में भी सेम फॉर्मेट छपा हुआ है, डोंट वरी, आपका बुक ही है पूरा का पूरा। ओके स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो देखो ऑडिट कमेटी, एनआरसी कमेटी, स्टेक होल्डर कमेटी और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये चारों कमेटी एक प्लेटफॉर्म पे दिया गया है ताकि आपको कंपोजिशन पढ़ने में बहुत सुविधा पड़े, क्योंकि ये चारों कमेटियों में बहुत थोड़ा डिफरेंस आएगा। कंपोजिशन में क्या है, द कमिटी शैल कंप्राइज एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, कितने डायरेक्टर होने चाहिए यहाँ पे, 3 डायरेक्टर। कितना बोला गया, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर। ऑडिट कमेटी पहले पूरा पढ़ेंगे, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, 2/3 कितने, 2/3 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 2/3 आईडी कितने होने चाहिए, आईडी 2/3 होने चाहिए। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी जिनके पास ये वाले शेयर्स हैं, ठीक है, उनके पास ओनली ऑडिट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ओनली इंडिपेंडेंट, ओनली आईडी। अगर आपके पास एसआर इक्विटी शेयर है तो भैया आपको ओनली सिर्फ और सिर्फ आपके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होने चाहिए आपकी ऑडिट कमेटी में। और ये कॉमन सी पॉइंट है, सभी जो भी मेंबर होने चाहिए वो फिनेंशियल लिटरेट होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, जो फिनेंशियल मतलब ये सब पढ़ सके, ठीक है। चेयरपर्सन भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब जब यहाँ पे हम लोग बोले 3 डायरेक्टर होने चाहिए सर, हाँ सर, जिसमें से 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और अगर स्पेशल वाले शेयर्स हैं, एसआर इक्विटी शेयर्स है आपके पास, तब तो भैया आपको सारे डायरेक्टर ही ऑडिट कमेटी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने होंगे, सारे के सारे डायरेक्टर। हाँ देखिए, सारे के सारे डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट, चेयरपर्सन कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। चेयरपर्सन को एजीएम में आना होगा, ठीक है। लोगों की क्वेरी, अब भाई ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन है, आपको तो लोगों के क्वेश्चन को सॉल्व देना होगा, आंसर देना होगा, आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, ठीक है। इनका मीटिंग कैसे होगा, इनका मीटिंग एकदम जैसा हमारा नॉर्मल पड़ा था ना, बोर्ड मीटिंग जैसा होता है, कम से कम 4 मीटिंग करना होगा इनको भी, 120 दिन का गैप से ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम का गैप रखना होगा, एकदम सेम, कोई चेंज नहीं है, पूरा का पूरा बोर्ड मीटिंग वाला है। कोरम में भी देखिए, कोरम के अंदर भी एटलीस्ट 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, ओके, और एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो भी विच एवर इज हायर हो रहे हैं। अब इनका रोल क्या है, इनका काम क्या होता है, रोल इनका शेड्यूल 2 में स्पेसिफाई किया गया है। रोल के बारे में फिलहाल हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रोल क्या होता है इनका, ये इंटरनल ऑडिट के ऊपर आपसे पूछ सकते हैं, ये कोई भी फ्रॉड हुआ है तो उसके ऊपर कमेटी बैठा के, मतलब क्या होता है, उसको चेक कर सकते हैं, फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं, खोज सकते हैं, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल को चेक कर सकते हैं, जो विजिल मैकेनिज्म है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे इनके काम है, ठीक है। तो अब हम लोग चेयर ऑडिट कमेटी के बारे में पूरा का पूरा क्लियर हो चुके हैं। ऑडिट कमेटी में कोई दिक्कत नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं। ऑडिट कमेटी में क्या दिक्कत है सर, ऑडिट कमेटी का रेगुलेशन कितना था, रेगुलेशन था हमारे यहाँ पे 18। ऑडिट कमेटी में क्या था, सबसे पहले 3 डायरेक्टर होने चाहिए, हम लेके आए 3 डायरेक्टर। 2/3 इंडिपेंडेंट खोज के लाना था, ला दिए सर। ये वाले शेयर्स थे सर, ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेके आए हम, गुड। फिर हम लोग बोले चेयरपर्सन सिर्फ और सिर्फ हमारा इंडिपेंडेंट वाला ही होगा, मीटिंग एकदम बोर्ड मीटिंग के जैसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोरम बोर्ड मीटिंग वाला ही कोरम है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं एनआरसी कमेटी में। द कमिटी शैल कंप्राइज एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, यहाँ पे भी 3 डायरेक्टर हैं, चलो कोई बात नहीं,
सेम 3 डायरेक्टर। ओके, ऑल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। दिख रहा है वर्ड आपको, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिला आपको। यहाँ पे क्या था, आईडी वर्ड यूज किया गया था, यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ओके सर, एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और 50% डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव में भी ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि भैया आपके पास 3 डायरेक्टर होने चाहिए, और वो तीनों डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर ऑफ द कमिटी शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव। एनआरसी कमिटी में 3 डायरेक्टर, ये तीनों मिनिमम 3, ये तीनों नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इस तीनों में से भी 50% मतलब कम से कम 2 आपके इंडिपेंडेंट ही चाहिए, मोर देन 50 होता है ऑलवेज। ठीक है, 50 मतलब 2 डायरेक्टर आपको 50 करना ही पड़ेगा, मतलब 2 डायरेक्टर आपको इंडिपेंडेंट लाना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास ये वाले शेयर्स हैं तो एटलीस्ट 2/3 2/3 आपको आईडी लाना पड़ेगा। 2/3 शैल बी इंडिपेंडेंट। ओके, बाकी का देखो, और चेयरपर्सन कौन होगा, अब चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। चेयरपर्सन को भी जनरल मीटिंग में आना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। इनको साल में 1 बार मिलना है बस, इनको बार मिलना पड़ेगा, लेकिन इनको साल में 1 बार मिलना पड़ता है। ठीक है, कोरम के लिए क्या बोला गया है, कोरम इनका स्पेसिफिक बताया गया है, रेमुनेशन आइदर 2 और 1/3 ऑफ द मेंबर विच एवर इज ग्रेटर, जो भी बड़ा होगा। ठीक है, रूल क्या होता है, ये लोग इवैल्यूएशन देखते हैं, रेमुनेशन किसका बढ़ाना चाहिए, किसको प्रमोशन देना है, कौन अच्छा काम करता है, कौन खराब काम करता है। सुन गया ना, चुगली वाला काम है इनका। नेक्स्ट, स्टेक होल्डर कमेटी। अब स्टेक होल्डर, द कमेटी शैल कंप्राइज एटलीस्ट, यहाँ पे भी 3 डायरेक्टर, हर जगह 3 डायरेक्टर आ रहा है। ठीक है सर, हम यहाँ पे भी 3 डायरेक्टर लेके आ गए। द कमेटी शैल अवेट एटलीस्ट 1 AID, कम यहाँ पे क्या है, कितने हैं, 1, एक इंडिपेंडेंट। इसीलिए बोला था ना, ये याद करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है एग्जाम के दिन, और एग्जाम में तो ऐसे ही प्रेशर दिमाग पे पूरा रहता है, और प्रेशर के साथ साथ वो याद होता नहीं है। इसीलिए लास्ट टाइम एक बार देख लेना है, याद रहा तो बहुत अच्छी बात है। आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर है तो 2/3, राइट, हर जगह एसआर इक्विटी शेयर है तो 2/3 हो जा रहा है। ऑडिट कमेटी में सारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे फिर। ओके, नेक्स्ट देखो, चेयरपर्सन का होने वाला है, नॉन एग्जीक्यूटिव होने वाला है। यहाँ पे ऑडिट का ज़्यादा बोला नहीं गया। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप में ऑडिटर मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का उतना ये नहीं लाया गया है। एजीएम में इनको भी आना पड़ेगा, चेयरमैन को तो हमेशा आना पड़ेगा। ठीक है, और इनको भी साल में 1 बार मिलना है बस। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट कंपनी। रिस्क मैनेजमेंट कंपनी में द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर शैल कंसिस्ट मेंबर ऑफ द बोर्ड। अब यही एक ऐसी कमेटी जिसके अंदर बोर्ड के मेंबर होते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट है ना, कंपनी के अंदर का रिस्क है, कंपनी के इंटरनल इंटीग्रेटेड रिस्क होता है, कंपनी के अंदर का कुछ प्रॉब्लम होगा। अब कंपनी के अंदर का रिस्क क्या क्या है, ये बाहर का आदमी थोड़े जानता है, वो कंपनी के अंदर का ही इंसान जानता है। तो कंपनी के अंदर का इंसान मतलब कौन होगा, अंदर का इंसान, कंपनी के अपने डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो कंपनी के मेंबर ही रिस्क मैनेजमेंट कंपनी में हुए हैं। क्लियर। और अगर आपके पास एसआर वाली इक्विटी शेयर है तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट। अगर आपके पास एसआर इक्विटी शेयर है तो आपके पास कम से कम 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ओके, हो गया यहाँ तक क्लियर। इनको भी साल में 1 बार मिलने का ज़रूरत है। अब देखो, ये वाला पोर्शन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है एकदम से आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। ऑडिट कमेटी, एनआरसी कमेटी, स्टेक होल्डर कमेटी और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, एक बार आप सोचो ध्यान से क्या है क्या नहीं है। क्लियर। आप एक बार अच्छे से सोच लो क्या है क्या नहीं। ऑडिट कमेटी में एक बार हम फिर से रिवीजन कर देना। ऑडिट कमेटी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए, 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एसआर इक्विटी शेयर है, सुपीरियर वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स हैं, तो आपके पास ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होने चाहिए। ठीक है सर। नेक्स्ट, एनआरसी कमेटी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए,
एक जिसमें ऑल डायरेक्टर जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, जिसमें से आपके पास अगर एसआर वाले हैं तो फिर आपके पास 2/3 आईडी होने चाहिए। ओके, कमेटी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए, कम से कम एक आईडी होना चाहिए, और अगर एसआर वाला है तो भैया वही 2/3 वाले लोग को लेके आ जाओ, इंडिपेंडेंट करा दो। ठीक है, अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बोर्ड के अंदर कंपनी के अंदर वाले लोग होने चाहिए, लेकिन अगर सुपीरियर वोटिंग राइट वाले शेयर्स हैं, एसआर इक्विटी शेयर्स हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं भैया, फिर आप तो एक इंडिपेंडेंट लेके आ जाओ, काम चल जाएगा। सॉरी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, मतलब एक ही नहीं चाहिए और ज़्यादा चाहिए, सारे ही चाहिए। चलिए हो गया यहाँ तक। ओके, सो हमने यहाँ तक का जो डिस्कशन किया था, अब देखिए हमने एनआरसी कमेटी डिस्कस कर लिया, हमने ऑडिट कमेटी डिस्कस कर लिया, हमने स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कर देख लिया, कंस्टिट्यूशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी देख लिया। अब हम देखने वाले हैं विजिल मैकेनिज्म। ओके, विजिल मैकेनिज्म अब हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं। रिलेटेड पार्टी से लेकर आई थिंक हम लोग लास्ट तक का पूरा पोर्शन जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। विजिल मैकेनिज्म विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। विजिल मैकेनिज्म, अब ये विजिल मैकेनिज्म बोलकर कोई कमेटी नहीं होती है। विजिल मैकेनिज्म होता क्यों है, देखो आप कंपनी के मान लो किसी एम्प्लॉय को या फिर किसी भी रिलेटेड पर्सन को अगर मान लो कुछ पता चल जाता है कि एक डायरेक्टर है मिस्टर एक्स, ये क्या है ना बहुत फ्रॉडस्टर निकला, बहुत ही घटिया दिमाग वाला आदमी निकला। ओके, कंपनी का बहुत सारा गलत काम करा है, तो ये तो डायरेक्टर है, ये तो कुछ भी कर सकता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो भी, तो अब ये एग्जीक्यूटिव हो सकता है, नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकता है। ओके, कुछ भी हो, जो भी डायरेक्टर है। अब अगर मान लो इसने कुछ गड़बड़ घोटाला किया है, तो इसके बारे में किसको हम बताएं, इसकी गलतियों के बारे में किसको बताएंगे। अब डायरेक्टर को तो किसी डायरेक्टर को तो बोल नहीं सकते, पता चला उसी का बेस्ट फ्रेंड निकल गया, राइट। तो ये एक विजिल मैकेनिज्म बनाता है ताकि ये छोटा सा एम्प्लॉय है, ये क्या करेगा ना, ऑडिट कमेटी के हेड को, ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन को सीधा इन्फॉर्मेशन कर सके कि देखो सर ये डायरेक्टर है, इसका ये घोटाला है, आप देख लो क्या करना है क्या नहीं। ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन तक कैसे एक्सेस करेंगे, इसके लिए पॉलिसी बनाएगी बोर्ड कि देखिए अब हमारे ये ईमेल एड्रेस है, ईमेल आईडी है, सॉरी हमारा ये ईमेल है, ये फ़ोन नंबर है, ये फैक्स है, डिटेल दे देगी कि ये जो डेटा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऑडिट कमेटी का चेयरमैन के पास जाएगा, और वो हमेशा टाइम टू टाइम चेक करता रहेगा क्या कोई विजिल मैकेनिज्म का यूज़ किया है। और बेसिकली इसका बेनिफिट क्या होता है कि इस मैकेनिज्म को यूज़ करने के बाद ये जो पर्सन है ना, इसका नाम बाहर नहीं आता है कि इस डायरेक्टर के बारे में कंप्लेन किसने किया है। जब नाम ही पता नहीं चलेगा किसने कंप्लेन किया है, तो वो डायरेक्टर से वो एम्प्लॉय सेफ हो जाएगा, राइट। तो इसको सेफ रखा जाए, इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, जेन्युइन रिपोर्ट को वो आराम से एकदम बिना डरे कोई भी प्रॉब्लम को वो बता सके, इसलिए ऑडिट कमेटी बनाई जाती है, इसीलिए ये विजिल मैकेनिज्म बनाना मैंडेटरी हो गया है। हो गया। अब देखो विजिल मैकेनिज्म क्यों बनाया गया है, जस्ट टू एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ अ डायरेक्टर एम्प्लॉय। जो भी अगर चाहे कोई भी इस मैकेनिज्म को जो भी अवेल कर रहा है, जो भी कि कोई भी लूप होल्स के बारे में, कोई भी फ्रॉड के बारे में कुछ भी बता रहा है, तो वो इस चीज़ से विक्टिमाइज ना हो सके, उसको वो खुद ना फंस जाए, उसको कोई मार वार ना दे, उसको कोई पकड़ ना ले, कुछ गलत ना हो उसके साथ, इसलिए बचाने के लिए। ठीक है, और इसका डायरेक्ट एक्सेस किसको मिलता है, चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी को मिल जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट जो डे आएगा, नेक्स्ट का जो वीडियो आने वाला है, उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। आई थिंक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर हम कंपनी एक्ट का भी पोर्शन पता होना चाहिए, तो एक बार बेटर होगा अगर आप कंपनी एक्ट का वो वाला जो चैप्टर है एक बार फटाफट वो सेक्शन एक बार गो थ्रू करके उसके बाद ये वाला वीडियो देखे तो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों को समझाते हुए चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करना पड़े, मतलब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। चलिए, आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर 9038581472, इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट आई थिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन रहेगा, आप उस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो। अब तक 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं इस वीडियो को लेकर। सो अगर वीडियो आप समझ में आ गया होगा, सब कुछ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर देना। एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छा भी लगे तो कमेंट कर दो कि हाँ सर समझ में आया भैया, अच्छा लगा, ये प्रॉब्लम है, ये जो भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है भाई वो बता दो, कमेंट में ज़रूर करो कुछ ना कुछ। ठीक है, एंड इसको शेयर करो, जितने फ्रेंड्स आपके साथ सभी के साथ शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं भी मत जाना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।